गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सिलेबस आपके लिए सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट करंट, बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। उसके बाद है कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कुछ ईएम वेव के एप्लीकेशन देखने को रहे। इसमें से सारा कुछ पूछ चुका है, लेकिन एक चीज है जो छुपा है, वो लास्ट में देखेंगे क्या छुपा पड़ा है, जो मे बी आस्किंग करने का हो सके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलने का मतलब क्या, ये दो चीजों से बना हुआ, एक इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये वेव जो कंपोजिशन है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आता है, जब चार्ज एट रेस्ट के लिए, और ये कब है, जब चार्ज, हाँ, चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसके बाद क्या है, यहां से एक्सेलरेशन जीरो दिख रहा है अपने को, यहां से ये भी एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। अगला पॉइंट आता है कि एक्सेलरेशन अगर जीरो नहीं हो तब क्या होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, दोनों चीजें उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और वो दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी, और इसी दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इससे पहले क्लास 11th में आप वेव देख चुके हो। तो वेव का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, लिखते हैं कि नहीं। जहां के क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो के को हम लोग बोलते हैं वेव वेक्टर। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यही के किसके बराबर है, 2 पाई बाई लेमडा के बराबर। ये ओमेगा कैसे लिखेंगे, 2 पाई एफ या 2 पाई बाई कैपिटल टी। इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो ओमेगा बाई के क्या आएगा, तो ओमेगा बाई के लिखें, ओमेगा का वैल्यू कितना, 2 पाई एफ, और इसका कितना, 2 पाई लेमडा, ऊपर चला जाएगा, 2 पाई से इक्वल टू कितना हो गया, एफ लेमडा, और एफ लेमडा क्या रिप्रेजेंट करता, भी वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ओमेगा बाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी, और भी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ वेव, कि नहीं। उसके बाद हमने वेव में और क्या क्या पढ़ते हैं, कि अगर के और ओमेगा का सेम साइन होगा, के और ओमेगा का सेम साइन हो, तो निगेटिव डायरेक्शन में चलता है वेव, और के एंड ओमेगा का अपोजिट साइन हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपोजिट साइन तो पॉजिटिव डायरेक्शन। इतना वेव में पढ़ लिए होते हैं, जितना वेव है उतना ही ये भी एक तरह का वेव है, तो सारा क्या होगा, मैपिंग एक दूसरे पे। तो इतना लिखो तो पहले।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इतने ही सारे चीज यहाँ क्या था, कोई पार्टिकल्स वेव करते तो उसकी डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे। इस वेव में कौन डिस्प्लेसमेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो वेव का इक्वेशन में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो जब उसके लिए वेव लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव कैसे लिखेंगे, ई नॉट एम्पलीट्यूड हो गया साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, कि नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इस वेव में क्या है कि ये वेव किधर चलता दिख रहा है, एक्स डायरेक्शन के अंदर। और कौन सा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स, क्योंकि साइन क्या है अलग अलग। ये दोनों वेव किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो वेव के परपेंडिकुलर चलता है ऑलवेज। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेव के परपेंडिकुलर, साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर एक दूसरे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह आई कैप जे कैप के कैप। तो अगर वेव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में चल जाए, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, या मैग्नेटिक फील्ड बाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। तो यहां से लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो के वेक्टर का डायरेक्शन लिखेंगे, है ना, डायरेक्शन ऑफ के वेक्टर वो क्या हो जाएगा, सेम एज डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस पी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उससे जो डायरेक्शन आएगा उसी डायरेक्शन में कौन चल रहा होगा, के वेक्टर मतलब वेव चल रहा होगा। इस पॉइंट को यहां से लिखेंगे। और याद करो पहले की क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं, ई बटे बी इक्वल टू क्या होता, सी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, कि नहीं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। हाँ उसे वहीं से निकल के आते हैं। और पढ़े थे हमने क्या, C इक्वल टू 1/√म्यू नॉट यू नॉट। दूसरा पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इक्वल टू C/√म्यू r C/V, और V इक्वल टू था C/√म्यू r एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू आर ईयर। जहां C क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और एयर, V क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लाइट इन एनी मीडियम। C क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फ्री स्पेस। म्यू नॉट ई नॉट लिख लेंगे अपने से।
क्या हम ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लिखने बोल दे, तो लिख सकते हैं कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो तो मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी आई जे कैप वोल्ट पर मीटर। तो आपको बताना है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। के साथ कौन सा है लगा हुआ? एक्स। तो वेव किधर चल रहा होगा? एक्स डायरेक्शन में। अब ये सोचना है कि वेव किधर होगा, तो ये दोनों साइन कैसा है? सेम साइन का। तो सेम साइन होने का मतलब एक्स में निगेटिव डायरेक्शन में वेव चल रहा होगा। ये के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव वेक्टर ना, उसके साथ जो एसोसिएटेड रहेगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेव किधर चल रहा है। अब पॉजिटिव में चल रहा होगा या निगेटिव में, कौन बताएगा? के और ओमेगा का साइन। अगर सेम साइन होगा तो अब निगेटिव में, अगर अपोजिट साइन होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। बी नॉट का वैल्यू, हाँ दिया हुआ है ना, कि ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू क्या होता है? तो बी नॉट का वैल्यू कितना हो गया? मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे? ई नॉट अपॉन सी साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब सोचो वेव किधर डायरेक्शन में चल रहा? माइनस आई कैप में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं? के वेक्टर का डायरेक्शन ई क्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? जे कैप में। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? बी वेक्टर रखेंगे कि प्रोडक्ट क्या आ जाए? माइनस आई। तो जे के आई होता। प्रॉपर लिखना है तो अगर सिर्फ डायरेक्शन दो ऑप्शन ना दे, सिर्फ क्या आ जाएगा अपने के लिए? के कैप, है ना। प्रॉपर डायरेक्शन लिखना है तो माइनस के कैप। अगर सिर्फ डायरेक्शन ऐसी बोल रहा है कि नहीं, ऑप्शन में माइनस साइन के साथ नहीं, सिर्फ के कैप दिख रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा? के कैप। तो इस डायरेक्शन को लेके क्या अवॉइड करते हैं फिर वो, वेव का कंसिडरेशन नहीं है कि किस डायरेक्शन में वेव चल रहा है, बस प्रोपेगेशन किस एक्सिस में हो रहा उनसे मतलब हो जाता है उनको। तो ये क्या हो जाएगा? के कैप यूनिट में टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या? टेस्ला। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते कि नहीं। जब मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट का वैल्यू देगा तो ए नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी नॉट सी साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। डायरेक्शन देख लेंगे कि नहीं। अब यहां से देखो इसका जो साइन फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन, सेम है या अलग अलग? सेम है। तो सेम है तो इसका मतलब क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे? एक ही फेज में होंगे। जहां ये पॉजिटिव होगा वहीं ये भी पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड डिफर करेगा वो अलग बात है, बट साइन देखेंगे, डायरेक्शन देखते हैं फेज के लिए। जहां ये पॉजिटिव वैल्यू वहीं पर ये भी पॉजिटिव वैल्यू, जहां पर ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर वो भी ये नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता तो क्या कहते हैं? आउट ऑफ फेज चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता? आर इन फेज, या सेम फेज लिख लो, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस क्वेश्चन को लिख लो। इसलिए
नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। होगा कि नहीं? ट्रांसवर्स कहने का मैं, जिधर वेव चले उसके परपेंडिकुलर में उसके पार्टिकल्स का चले, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। तो वेव जैसे अगर ऐसा चल रहा है, वेव इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर चल रहा है, तो कौन सा वेव कहलाएगा? वो ट्रांसवर्स वेव। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या मीडियम की जरूरत पड़ता? नहीं, नीड नॉट ऑफ मीडियम टू ट्रेवल। तो मीडियम को जरूरत पड़ने वाला कौन सा वेव कहलाता है जिसको मीडियम की? मैकेनिकल वेव। मीडियम के हिसाब से वेव को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं मैकेनिकल वेव और एक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, नीड्स मीडियम, और इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसा वेव होता है? वेव जिस डायरेक्शन में चले उसी डायरेक्शन में मीडियम का पार्टिकल्स भी चले, तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव, जिस डायरेक्शन में वेव चले उसके परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल्स का मीडियम चले तो बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, सारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं सारे ट्रांसवर्स वेव है। हाँ, मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं। नहीं, वो चीजें अलग अलग की क्राइटेरिया है कि ये मीडियम के अनुसार बाइफरकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम वेव को कितने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं मैकेनिकल और एक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वेव को दो तरीके में फिर से डिवाइड किया गया, और एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो एयर मीडियम में साउंड वेव का है। और ये कौन सा है? जिसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। दो अलग अलग चीजें। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं सारे कैसे नेचर का है? ट्रांसवर्स नेचर का। लेकिन मैकेनिकल वेव दोनों नेचर का हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में सबसे ज्यादा अपना एग्जांपल होता है साउंड के लिए। साउंड ट्रेवल्स इन एयर मोस्टली, स्ट्रिंग के अंदर वेव दोनों तरीके से जनरेट किया जा सकता है, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। स्लिंकी के अंदर दोनों तरह का वेव जनरेट किया जा सकता है। स्लिंकी ऐसा कुछ आता है, चूड़ीदार खेलने वाला खिलौना, हाँ, तो उसको बोलते हैं स्लिंकी, और उसके अंदर दोनों तरह का वेव
जनरेट किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी और ट्रांसवर्स वेव भी। तो जनरेट करने के लिए दो दोस्त रखो, एक तरफ पकड़ो, एक मरतबा उसको अप डाउन करो तो ट्रांसवर्स वेव, एक मरतबा उसको आगे पीछे करो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होगा। चलो लिखो इतना। आगे बढ़े। तो ये किसे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बना हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर हो रहा था और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर हो रहा था। कितना कितना, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख रहे थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। उसी तरह से एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। इतना तो पढ़ चुके दो चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म मिला के। तो इतना ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा, एनर्जी कैरी करेगा। वेव है तो उसके पास फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी आएगा। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईएम वेव, वो भी कैसा, एवरेज, वो कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव बी स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। और साथ में जो दो एनर्जी है दोनों क्या रहते हैं, इक्वल अमाउंट में। तो यहां से हम लिख लेते हैं, आपसे रेशियो पूछा जाता है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय एवरेज डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होता है हमेशा कितना होता है 1/1। दोनों सेम रेशियो में प्रेजेंट होता है। और टोटल के कंट्रीब्यूशन बोलेगा तो 1/2। हाँ सेम रेशियो में रहते हैं। कैसे आएगा, दोनों को डिवाइड करो। तो
तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कोई पूछ ले टोटल के रेस्पेक्ट में। टोटल का एक पार्ट इसके पास, टोटल कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड है, वन और वन में। टोटल के हिसाब से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई टोटल एनर्जी पूछे तो 1/2, मैग्नेटिक फील्ड बाई टोटल एनर्जी पूछे तब भी 1/2। यहीं पर एक आता छोटा सा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कितना होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। अगर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में देखेंगे बी स्क्वायर बाई 2 इंटू सी, कहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो। वैसे ही थोड़ा बहुत पर याद होगा, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू। तो आरएमएस का रिलेशन क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आरएमएस लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीक अपॉन √2 ऐसा होता है कि नहीं। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड आरएमएस लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पीक अपॉन √2। तो अगर ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस करें तब भी सी आएगा, ई पीक अपॉन बी पिक करें तब भी वैल्यू कितना आएगा, सी के बराबर है। यहीं पर क्या एक डिस्प्लेसमेंट करंट करके टॉपिक आता है। इन कैपेसिटेंस के केस में डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्विवेलेंट टू कंडक्शन करंट। और कंडक्शन करंट बोलने का मतलब करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आएगा, करंट ड्यू टू चेंजिंग द
इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड या फ्लक्स लिख लो, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी लिखते हैं वो आ जाता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। फाई क्या रिप्रेजेंट करा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसी डिस्प्लेसमेंट करंट की डिस्कवरी के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट पूरा मेल खा पाया, जो मैक्सवेल ने बनाया। इस इक्वेशन को और कंडक्शन करंट कैसे लिखेंगे? डी क्यू बाई डी टी से। तो आई कंडक्शन जो लिखते हैं वो जो रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं वो वाली है, आई सी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। जबकि डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो थोड़ा सा करें मॉडिफाई आईडी को। तो आईडी क्या लिखा हुआ है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? वी अपॉन डी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस, इंटू ए कॉस थीटा। नहीं, चलो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो किसके लिए है? थीटा इक्वल टू जीरो, इस तरह से ओरिएंटेशन करके डिस्प्लेसमेंट करंट को लिखा गया। तो फाई ई कितना आ गया? जी ए अपॉन टी। यहां रखें इसको, क्या हो जाएगा? ई नॉट टी। फाई को लिख ले वी ए अपॉन टी डिवाइड बाई टी टी, कि नहीं? देखो तो ये क्या लिखा हुआ? ई नॉट, ए कांस्टेंट एरिया होगा उसका, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम, ई नॉट ए क्या बचा यहां से? डीवी अपॉन डी टी। तो आई डी इक्वल टू क्या दिख रहा? ये क्या लिखा हुआ है? कैपेसिटेंस वैल्यू लिखा हुआ है सी। तो आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डीवी अपॉन, और देखो ये कौन सा करंट आया? डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन कैसे लिखेंगे सोचो तो? कंडक्शन के लिए क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू सी भी कैपेसिटर के लिए डी क्यू बाई डी टी कर दे तो क्या आएगा? करंट। तो डी क्यू बाई डी टी कीजिए यहां से, क्या आ गया यहाँ से? सी तो कैपेसिटेंस किसी का कांस्टेंट होगा कैपेसिटर का, चेंज कौन कर रहेगा? पोटेंशियल। और ये आईसी करंट इक्वल टू सी डीवी अपॉन डी टी आया। तो इसीलिए हम कहते हैं कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? सेम। यहाँ वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
बात का ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सोचो इसके लिए कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस यूज करना पड़ेगा। अगर बैटरी यूज करे डीसी करंट, तब तो डीवी बाई डी टी जीरो, तो डीसी रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट अपने को क्या दिखेगा, जीरो। बैटरी रहेगा तो डीसी वोल्टेज देगा अपना, डीसी वोल्टेज का मतलब एक कांस्टेंट पोटेंशियल देना, और उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, जीरो। इसीलिए अपने डेली लाइफ जब करंट पढ़ रहे होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं दिखता, क्योंकि उस समय डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है, जीरो। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट करंट फैक्टर करता। तो फोर डीसी वोल्टेज सोर्स, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आएगा, जीरो। ये कहां देखने को मिलेगा अपने को, एसी वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो। फोर एसी वोल्टेज सोर्स ID is not equal to डीसी वोल्टेज सोर्स कहाँ, जो बैटरी होगा, सेल होगा किसी तरह का, वो हमेशा क्या देगा, डीसी वोल्टेज सोर्स। और जो हमारे घरों में जो करंट आते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एसी के अंदर। किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो बोलना। इधर है डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, और ये क्या है, कंडक्शन करंट के लिए इधर लिखा पड़ा। क्या, इंडक्टर के लिए ऐसा नहीं, इंडक्टर में ये देखा ही नहीं गया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटर ही यूज करते हैं, तो फ्लक्स का जब कैलकुलेशन हो रहा था तब उसमें ये खामियां पाई गई। सारे कुछ में तो सही आ रहा था, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, बट जब कैपेसिटर के अंदर देखा गया तो ये चीजें नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैक्सवेल इक्वेशन। पहला क्या लिखा हुआ, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ चुके हो। तो मैक्सवेल ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट करंट का स्टैटिक्स, डिस्प्लेसमेंट करंट का इंट्रोडक्शन किया, और उसके बाद क्या किया उसने, नया फॉर्मेट में लेके आ गया। मैक्सवेल ने फिर चारों को बोला कि इससे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये गॉस ने दिया, ये वाला पार्ट किसने दिया, एम्पियर्स ने दिया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला मैक्सवेल का मेन है, फ्राडे लॉ। फ्राडे ही ने दिया, क्या दिया था वो, कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर फ्लक्स को चेंज करे तो क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ, और ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ से हम पोटेंशियल लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसने बता दिया कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड। चारों इक्वेशन, और इस बार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि एनसीईआरटी का यही एक पॉइंट आज तक नहीं पूछा गया नीट के अंदर। बाकी जितने भी हेडिंग है सारे से पूछ लिया गया। ये क्या है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। और इस बार जेई ने भी इसी सेम टू सेम कॉपी करके पूछा
जेई का सवाल अगर ढूंढ के लाना होगा कि मुझे नीट में पूछना है, तो एक सवाल ये भी बनता। और ये क्या है? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। मेरे अनुसार सबसे ज्यादा चांसेस जो है नीट 224 में इसी का बच रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। और वो भी कैसे में आएगा? मैच द कॉलम के अनुसार। हाँ, ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, तो इसके लिए क्या करना आपको, एनसीईआरटी में एक टेबल है, उसको रट जाना। इससे से रिलेटेड इसको अपने फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ दिखाने के लिए कि यहाँ पर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अनुसार चेंज हो रहा, तो क्या प्रोडक्शन हो रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के अनुसार चेंज हो रहा, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा? मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़े। जो मेन पार्ट है इधर, अब बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऐसा कुछ दिखता। तो इसमें सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन कौन सा? रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो आपको इतने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ना भी है। तो अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या दिख रहा है? यहाँ से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हुआ दिख रहा। अगर इस रेड ऑरे को देखो तो, इस रेड ऑरे को देखेंगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कम, फिर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा? ज्यादा। तो रेडियो से अगर गामा रे की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। और वेवलेंथ क्या करेगा? डिक्रीज। इस साइड में लिखेंगे कि वेवलेंथ क्या करेगा? डिक्रीज। तो सबसे पहले रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा। तो रेडियम वेव का यूज कहाँ करते हैं? बिल्डिंग्स में ट्रांसमिशन आपके जितने हो रहे हैं, आप नेट चला पा रहे हो, सारे किसके कारण? रेडियो वेव के कारण। माइक्रोवेव ओवन, इंफ्रारेड, विजिबल तो डेली लाइफ देख रहे हो, किसी भी चीज को देख रहे हैं तो। अल्ट्रावायलेट मॉलिक, फ्रीक्वेंसी का रेंज लिखा है, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे काम कर रहा है। तो हम लोग जो ह्यूमन बॉडी है वो हमेशा कौन सा है? इंफ्रारेड रेडिएट करते हैं ऑल टाइम। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हमेशा कौन सा? इंफ्रारेड रेडिएशन को जनरेट करते रहते हैं। तो इसमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चार वेव यहां से निकाल देगा, उसमें से आपको बोलेगा फ्रीक्वेंसी के अनुसार अरेंज कीजिए या फिर वेवलेंथ के अनुसार अरेंज कीजिए। इसमें से मेन अपने लिए विजिबल लाइट थोड़ा सा। तो विजिबल लाइट देखा गया कि ये 7 कलर से मिला हुआ। वो 7 कलर कौन सा है?
विबग्योर VIVG/OR। तो विबग्योर में V से R की तरफ चलते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर का? रेड का। सबसे कम? वायलेट। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ पूछ ले क्वेश्चन के अंदर तो क्या होगा? रेड। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पूछ ले तो वायलेट। वेवलेंथ ज्यादा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कम। ये स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो रेड। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी या हायर फ्रीक्वेंसी तो वायलेट। इसमें भी कलर में भी पूछ सकता है। 3 कलर दे दे उसके अनुसार अरेंजमेंट करवा ले वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का। और इसके थोड़े से आगे चैप्टर में तो थोड़ा बहुत क्या देखने को मिलेगा? स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग क्या होता है? लैम्डा टू द पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। तो इसमें सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन सा कलर करेगा? हाँ, तो सबसे लैम्डा छोटा किसका? वायलेट का। तो इसमें स्कैटरिंग के लिए भी पूछ सकता है आपके ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसका? वायलेट का। तो ऐसा चलेगा ऑर्डर। एरो गलत पड़ गया। VIPP/O। इस ऑर्डर को ध्यान रखेंगे क्योंकि रे ऑप्टिक्स में भी इसका भी जरूरत पड़ेगा, फिर वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी। तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, विजिबल लाइट के अंदर नहीं। हाँ, वेव के अंदर गामा का सबसे कम, रेडियो। अगर वेवलेंथ के लिए पूछा जाए तो रेडियो का सबसे ज्यादा और गामा का सबसे कम। आगे बढ़े तो एक इसमें पढ़ना है माइक्रोवेव। जो इंपॉर्टेंट लगा उस वेव को मैंने लिख लिया। तो माइक्रोवेव को और कौन सा वेव कहते हैं? शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव भी इसका नाम दिया जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितने हो? गीगा हर्ट्ज के ऑर्डर में होता है। गीगा का मतलब 10⁻⁴ या 9 होता। बोला जाए रेडियो से कंपेरिजन करवा रहे हैं वो, तब जाके वो शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव बन पा रहा है। विद फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज आर प्रोड्यूस्ड बाय कैसे? स्पेशल वैक्यूम ट्यूब। उस ट्यूब का नाम कैलेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड है। जो पढ़ना कुछ नहीं, बस सिर्फ नाम देखना आपको। ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम।
इसके कारण शॉर्ट वेवलेंथ होने के कारण used in aircraft navigation. Radar also provides the basis of speed guns used to time fastball, tennis serves, and automobiles में. Microwave ovens are interesting domestic application for these waves. In such oven, the frequency of microwave is selected to match the resonant frequency of water molecules so that energy from the waves is transferred efficiently to the kinetic energy of molecules. तो वो क्या है, दिस रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी फूड कंटेनिंग वाटर. माइक्रोवेव में जब भी खाना बनाते हैं पानी वाला ही खाना बन पाता है. तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी जिस पे डिजाइन किया गया है उसका फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ. वाटर मॉलिक्यूल्स तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इजिली पॉसिबल हो पाएगा के कारण. तो वेव जो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स उसके अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना तो टेम्परेचर इंक्रीज होना. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा वो, तो खाना पक जाता है. और ये क्वेश्चन नीट ने पूछ चुका है पहले ही. एक वेव है रेडियो वेव. तो रेडियो वेव में है इंफ्रारेड, सॉरी, इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स. तो किसी भी टेम्परेचर पर इंफ्रारेड रेडिएट होते रहता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी उसमें कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा. दिस बैंड लाइज एडिशन टू द लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेव लेंथ एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम. इंफ्रारेड को हम लोग समटाइम्स क्या कहते हैं? हीट वेव. क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मोस्ट मटेरियल्स एब्जॉर्ब इंफ्रारेड waves. May in other molecules such as carbon dioxide, ammonia also observe infrared. After absorption, their thermal motion increases. जब थर्मल मोशन इंक्रीज हो गया तो वो क्या हो जाएगा? हीट और सराउंडिंग को हीट कर देगा. Infrared lamps are used in physical therapy. Infrared radiation also play an important to maintain the earth warmth average temperature through the greenhouse effect. ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है क्या कि सन से लाइट आते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? ट्रैप हो जाते हैं. उससे क्या टेम्परेचर इंक्रीज मेंटेन रहता. इंफ्रारेड डिटेक्टर्स का यूज करते कहा? अर्थ सैटेलाइट में, बोथ फॉर मिलिट्री पर्पस एंड टू ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. जो सैटेलाइट जाते हैं तो उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन का ही यूज करवाते हैं. जैसे होता है ना कि हम लोग मैपिंग करते हैं, कहता है ना कि सैटेलाइट के थ्रू हम इमेज देख पा रहे हैं ग्राउंड का, उसके बाद क्रॉप्स कहाँ पर अच्छा है कहाँ पर बर्बाद होने वाला है, वो इस सैटेलाइट में इंफ्रारेड बहुत बड़े हाई रेजोल्यूशन का इंफ्रारेड रेडिएशन वहां से डिटेक्टर लगे रहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे सेमिक एलईडी के अंदर, तो आप रिमोट देखते होंगे पहले टीवी में आता था एक बल्ब आगे जलता था, वो भी किस पे? इंफ्रारेड पे काम करता था. ऑल्सो इमिट इंफ्रारेड एंड बार्ली यूज इन द remote switch of household electronic systems such as TV set, video recorder, hi-fi system. अब चले क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन है, in a plane electromagnetic wave traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into 10 to the power 10 hertz and amplitude of 48 volt per meter. Then the amplitude of oscillating magnetic field. तो क्या दिया हुआ? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ कितना? 48 वोल्ट पर मीटर. तो आपसे पूछ रहा क्या? वी नॉट का वैल्यू. तो क्या होता है? ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी. तो बी नॉट कितना हो जाएगा? ई नॉट अपॉन सी. ये कितना हो जाएगा? 48 दिया हुआ, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8. ये हो जाएगा कितना? 16 इंटू 10 टू द पावर -8. 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला. ऑप्शन नंबर
कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, the ratio of magnitude of magnetic field and electric field intensity of a plane electromagnetic wave in the free space of permeability mu naught and permittivity epsilon naught is क्या? ठीक है। और कुछ ऑप्शन? क्या पूछ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम जानते हैं क्या, ई बटे बी क्या होता है? सी। तो बी बटे ई क्या होगा? 1/c। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट करें। The magnetic field of a plane electromagnetic wave is given by 3 into 10 to the power -8 cos 1.6 into 10 to the power 3x plus 48 into 10 to the power 10 t I j cap. Then the associated electric field will be। तो पहले डायरेक्शन देखना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड, दो चीज देखना अपने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। ऑप्शन डी और बी में सेम फेज में रहते थे ना, मैग्नेटिक फील्ड वहां कॉस में है और यहाँ साइन में है, सेम फेज कैसे फिर? यहाँ से पहला बात कि आपको बी नॉट दिया हुआ है कितना, ई नॉट कितना होगा, बी नॉट इंटू सी। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 3, ये ई नॉट तो 9 आ गया। बी नॉट का डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में। वेव किधर चल रहा, तो डायरेक्शन ऑफ वेव किधर हो गया? आई कैप में। तो मैग इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर चलना पड़ेगा? के कैप में। तो के कैप का तो दो ऑप्शन है, ए और डी। तो ये दोनों तो कैंसल। अब देखना है फिर ये किसके साथ दिया, कॉस में। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में रहेगा? कॉस के अंदर ही। और इसमें क्या है? साइन। तो ऑप्शन अपने को क्या दिख रहा? तो दिक्कत है इसमें कौन सा? जिसमें ये दिया रहेगा साइन, ये पूरा पेज जो दिखा रहा उसी में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो उसी में मैग्नेटिक फील्ड दिया तो उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी देखना आपको एम्पलीट्यूड और सेम फेज में चल रहे हैं सारे। तो अगर साइन लेंगे तो वो कॉस है, तो पाई/2 का फेज डिफरेंस आ जाएगा। कहीं नहीं, कहीं नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? 9 cos 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3x प्लस 48 इंटू 10 का पावर 10 t के कैप। नहीं, चलो नेक्स्ट। When light propagates through a material medium of relative permittivity ER and relative permeability mu r, the velocity of light v is given by। अभी लिखे थे ऐसा कि v इक्वल टू क्या होगा? c बटे रूट ओवर म्यू आर ई आर, और यहीं से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी डिफाइन हो जाता नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, a capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V is given by V equal to V naught sin omega t. The displacement current between the plates of capacitor would then be given by।
तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे लिख रहे थे, आई डी इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी। अगर ये याद नहीं है तो चार्ज इक्वल टू सी भी जानते हैं, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों सेम रहते हैं, कंडक्शन भी निकाल लेंगे तभी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकाल ले तभी कंडक्शन। तो सी तो हो गया इनटू डी अपॉन वी का वैल्यू कितना दिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। सी इंटू वी नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको निकाल लेते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, इनसाइड में एक और ओमेगा टी है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा, तो क्या हो गया वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, for a plane electromagnetic wave propagation in x direction, which one of the following combination give the correct possible direction for electric field and magnetic field? वेव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है एक दूसरे का, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरो। देख लेते इसमें से किसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, पहले का डॉट प्रोडक्ट निकाले तब क्या होगा, -1 इंटू -1 +1 और फिर प्लस इंटू प्लस +1, कितना आ गया ये 2। ये तो पॉसिबल नहीं है। इसे करें तो इसमें भी 1 + 1 आ रहा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर माइनस इंटू माइनस +1 फिर प्लस इंटू माइनस -1, तो ये आ गया जीरो। अपना जीरो वाला खोजना था, नेक्स्ट करके देख। हाँ, ये हो गया कितना -1 -1, तो ये हो गया -2 जो जीरो के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपने, आपको डॉट प्रोडक्ट देखना, तो दिक्कत इसमें। नेक्स्ट, the ratio of contribution made by electric field and magnetic field component to the intensity of electromagnetic wave, दोनों सेम रह रहे थे, तो रेशियो कितना है अपना 1:, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है इंटेंसिटी में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी, और मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू सी, और दोनों क्या होते हैं ये इक्वल, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:। चलो नेक्स्ट, an EM wave is propagating in a medium with velocity v equal to vi cap. The instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along positive y-axis. The direction of oscillating magnetic field of the EM will be. तो इसमें भी वेव किधर चल रहा है आई कैप में, आई कैप इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चल रहा जे प्लस जे कैप में, क्रॉस करेंगे तो यहाँ कौन सा वेक्टर लिखेंगे कि आई कैप आ जाएगा, के कैप करेंगे जे क्रॉस के आई होता, ये क्या हो जाएगा, और ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा, और ये वेव का डायरेक्शन, तो कौन सा आ गया प्लस जेड डायरेक्शन, क्योंकि प्लस के कैप, क्यों क्यों नहीं आ रहा, डॉट प्रोडक्ट लेके देख,
1+1 क्यों? वेव तो उसने बता दिया कि वेलोसिटी किधर जा रहा, आई कैप के अंदर। अगर वो वेव लिखता माइनस आई कैप तब सोचते। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है अपना, प्लस जे डायरेक्शन, क्योंकि के कैप लिख रहे हैं। नेक्स्ट, in an electromagnetic wave in free space, the root mean square value of electric field is 6 volt per meter, the peak value of magnetic field। तो अपने को क्या निकालना है, ई पीक अपॉन बी पीक इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के बराबर। तो अपने को क्या चाहिए, बी पीक। तो बी पीक कितना हो जाएगा, ई पीक अपॉन सी। और पीक वैल्यू कैसे लिखेंगे, ई आर एम एस इंटू रूट 2 अपॉन सी। ई आर एम एस कितना, 6 इंटू रूट 2 का वैल्यू 1.4, सी का वैल्यू 3 और ऊपर चला जाएगा 10 to the power, तो 2.8 इंटू 10 to the power -8 टेस्ला। ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत इस। नेक्स्ट, out of the following option which one can be used to produce a propagating electromagnetic wave। चार्ज मोबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 दिख रहा, स्टेशनरी है तब भी एक्सेलरेशन 0, चार्जलेस है तो कुछ बात ही नहीं है वेव का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, the electric field associated with EM wave in vacuum is given by 40 cos kz minus 6 into 10 to the power 10 t I cap, where E, Z and T are in volt per meter, meter and second respectively. The value of wave vector k। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि ओमेगा अपॉन के इक्वल टू वी, और ये कहा वैक्यूम के अंदर, तो वी हमारे लिए क्या बन जाएगा, सी के बराबर। तो के का वैल्यू कितना हो गया, ओमेगा अपॉन सी। ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 6 इंटू 10 to the power 8, सी का वैल्यू कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट, which of the following statement is false for the property of electromagnetic wave? Both electric and magnetic field vector attain the maximum minima at the same place and the same time. The energy in electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic vector. Both electric and magnetic field vector are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave. और fourth option है, these waves do not require any material medium for propagation। See, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसको मीडियम की जरूरत तो है नहीं। नो नीड ऑफ मीडियम। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू के वेक्टर। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, सेम फेज। इसमें बात कौन सा गलत है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field of an electromagnetic wave are
in phase and perpendicular to each other. Next, if E and B represent electric and magnetic field vectors of electromagnetic wave, then the direction of propagation of wave will be. किधर होगा? हाँ, ये चीज लिखा, डायरेक्शन क्या होगा? E क्रॉस B। तो पहला B क्रॉस ही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ माइनस लगा दे तो पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सबसे छोटा वेवलेंथ किसके क्रॉस? माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। गामा, क्योंकि गामा का फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इसका वेवलेंथ छोटा। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका इसमें से? रेड, बी आई बी जी बी आई, बी आई बी जी बाई ओ आर, वेवलेंथ इंक्रीजेज, सबसे ज्यादा रेड का। नेक्स्ट, the condition under which a microwave oven heats up a food item containing water molecules most efficiently is. वाटर मॉलिक्यूल्स के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना चाहिए। रेजोनेशन का रेजोनेंट का मतलब ही होता है मैचिंग करवाना। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, the energy of the EM wave is of the order of 15 kilo electron volt. To which part of the spectrum does it belong? एनर्जी इक्वल टू लिख लीजिए एच न्यू, ये न्यू जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? फ्रीक्वेंसी। और एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। वैल्यू सारे रख दें। ई का हो गया वैल्यू कितना? 15 किलो इलेक्ट्रॉन, 15 इंटू 10 क्यू इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना हो रहा? 15, 15 इंटू 16 कितना हो गया? 15 है 150, 15 छक्का 90, 240, 2.24 डिवाइड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻16 प्लस 34 इक्वल टू म्यू। इसको अप्रॉक्स करें तो 4 आ जाएगा। 4 इंटू 10⁻18। ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा दिख रहा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें से किसका? गामा रे का। डिपेंडिंग करता है एक्सरे और फिर इसमें, तो आपको रेंज ध्यान रखना पड़ेगा, रेंज कम से कम। कोई दिक्कत इसमें? तो इस साल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मेरे अनुसार जो लिख रहा है वो मैक्सवेल इक्वेशन का और मैचिंग द कॉलम में आने का चांसेस है। क्वेश्चन नहीं आएंगे बस। 4 इधर नाम लिखे रहेंगे, लॉ के नाम, उसके फॉर्मूले उधर लिखे रहेंगे, एक्सप्रेशन, दोनों को मैच करना है आपको। क्लास यहाँ क्या करें? खत्म। थैंक यू।